देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश आधुनिक भारत के इस निर्माता का 141वां जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल द्वारा 550 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की ये रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था। रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के फैसले की वजह से आज तक इस राज्य के कारण देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ के लिए कई अलग कानून जैसे धारा 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा और अनुच्छेद 35A के तहत राज्य को बाकी राज्यों से अलग कानून बनाने के अधिकारों के कारण जम्मू कश्मीर हमेशा से अलग पहचान की मुश्किलों से ग्रस्त रहा है। आज सरदार पटेल के एक देश और भारतीय नागरिकों में समानता के सपने में अलग अलग कानून कहीं न कहीं रोड़ा दिखाई देते हैं। लाजमी है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ट्रिपल तलाक और मुस्लिम पर्सनल लॉ को देश में समान कानून के तराजू पर तोल रहा है। कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 पर भी सवाल उठते रहे हैं और अनुच्छेद 35A को भी सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL के तहत चुनौती देने की कोशिश की गई है। वर्तमान समय और संदर्भ में सरदार पटेल के विचार और प्रासंगिक हो गए हैं। तो आज देश के सामने मौजूद ये वास्तविकताएं कुछ बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। क्या एक ही देश में अलग अलग कानून होना सही है? क्या एक ही देश में अलग अलग समुदाय विशेष के लिए अलग कानून होना जायज है? क्या एक ही देश में एक राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा कानूनी मान्यताएं अलग हों? क्या ये सही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज देश के सामने मुंह बाए खड़े हैं और ये सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना भी जरूरी है। देश भर में इन सवालों को लेकर चर्चा भी हो रही है और वो इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, तो इनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हो जाते हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल की जयंती की, सरदार पटेल जो चाह रहे थे कि सभी देश के नागरिक एक ही ध्वज के तले इकट्ठे हों, एकीकृत राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो ऐसे में ये अलग अलग कानून कुछ ऐसे पेचीदे सवाल खड़े करते हैं जिन पर गौर करने के लिए आज हमने स्टूडियो में भी आमंत्रित किया है कुछ खास मेहमानों को जो इस जटिल विषय पर रखेंगे अपनी राय। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ हमारे विशिष्ट मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुशील पंडित। आप कश्मीरी पंडित हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत। आप इतिहासकार हैं, आप विचारक भी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, जाना माना नाम, जाने माने संविधान विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत। हमारे साथ हैं हितेश शंकर जी जो एडिटर हैं पांचजन्य के, आपका भी स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री। आप कुलपति हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। और साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे जफर सुरेशवाला जी। ही इज द चांसलर ऑफ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फ्रॉम हैदराबाद। सरदार पटेल जी की 31 अक्टूबर की जयंती के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां तुरंत आकर सामने खड़ी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी उस समय की बहुत बड़ी चुनौतियां जो सरदार पटेल के सामने थी और उस समय की जो सरकार बन रही थी, वो चुनौतियां कौन सी थी? मुझे लगता है कि सरदार पटेल की जब हम उनको आज याद कर रहे हैं उनके जन्मदिवस पर, और एक संदर्भ हेमेंद्र जी ने दिया कि उस समय कौन सी चुनौतियां थीं, तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हम सरदार पटेल को याद कैसे करेंगे, क्योंकि जब उन्हें याद करते हैं तो उनके बरक्स उस समय के बड़े मुद्दे भी आते हैं और उस समय के बड़े लोग भी आते हैं और उनसे मत भिन्नता भी आती है। यहीं पर सरदार बड़े हो जाते हैं। वो तिब्बत का मसला हो सकता है, वो जम्मू कश्मीर का मसला हो सकता है, वो चीन की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीतियां हो सकती हैं,
रियासतों को एक करना हो सकता है, सीमा पर हमारी सक्रियता का स्तर कितना होना चाहिए, इसके लिए सरदार की चिंता और देश में उस समय के नेतृत्व की चिंता, दोनों में फर्क हो सकता है। तो बड़ी चुनौती ये है कि सरदार का जिक्र किया जाए, मगर जिन बड़े मुद्दों को सुलझाने में, उन पर एक नज़रिया रखने में सरदार का बड़प्पन साबित हुआ, एक हमें सुलझी हुई दृष्टि दिखाई देती है। वहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों को लाइटली या चलताऊ ढंग से निपटाने की कोशिश की गई, जो आज देश के लिए बड़ी समस्याएं बने हुए हैं। अगर उस दृष्टि से उतनी गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज तस्वीर का कुछ अलग ही रंग होता। मुल्क आज़ाद तब हुआ जब ये 560 रियासतें पूरी तरह से आ गई और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक छोटा सा प्रॉब्लम या जो कमी रह गई वो कश्मीर के मामले में रह गई उस वक्त। मैं ये मानता हूं कि शायद ये काम भी अगर सरदार पटेल के ही सुपुर्द किया होता तो शायद ये कश्मीर का मसला जो है अब तक सुलझ चुका हुआ होता, वो उसी दिन सुलझ गया होता। जो आज तक वो समस्या जम्मू कश्मीर की खड़ी हुई है, सारे राज्यों को विलय करने की एक चुनौती थी और उसमें सबसे अहम भूमिका हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी भूमिका निभाई। लगभग 600 रियासतें छोटी बड़ी सब मिला करके मुख्य रूप से 563 आती हैं इतिहास के अंतर्गत। उन सबको मिलाने में उनको कितना संघर्ष करना पड़ा और उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और उसमें सबको मिलाते हुए जो बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई होती है वो जम्मू कश्मीर को लेकर आती है, जो आज तक है। ये आमतौर पर जाना जाता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के सरदार पटेल जी की भूमिका महती नहीं थी। वह विषय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं देख रहे थे। इस बात को लेकर एक और भी घटना मुझे याद आती है, पढ़ी हुई कहीं, कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का वध हुआ। उसके 1 घंटा पहले, शायद उससे भी कम अवधि पहले, महात्मा गांधी की एक आखिरी अंतरंग भेंट अगर किसी से हुई थी तो वो सरदार पटेल से हुई थी। और एक कक्ष में ये दोनों जब बैठे थे तो सरदार पटेल क्षुब्ध थे और वे त्यागपत्र देना चाहते थे सरकार से। और महात्मा गांधी ने उन्हें समझाया और कहा कि देश को नेहरू और पटेल दोनों की आवश्यकता है। और जैसा कि वो करते आए थे, उन्होंने महात्मा गांधी के इस आदेश को शिरोधार्य किया और फिर काम में जुट गए। यहाँ पता चलता है कि उनकी क्षुब्ध होने का कई कारणों में से एक कारण ये भी था कि कश्मीर के विषय में उनकी पूरी तरह अनदेखी हो रही थी। उधर कुछ कारण शायद पंडित नेहरू के भी ये थे कि बाकी रियासतों के भारत के विलय में उनकी अनदेखी हो रही थी। उसमें गृह मंत्रालय पूरी तरह हावी था और वह तय कर रहा था कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। लेकिन इन महीन बातों को अगर अलग भी रखें तो ये भी तय पाया गया कि धारा 370 जो आज सबके गले की हड्डी बनी हुई है, उसे सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही रिजेक्ट किया, उसका निषेध किया और बड़े कड़े शब्दों में उसका निषेध करते हुए कहा कि मैं यह राष्ट्रद्रोह का कलंक अपने माथे नहीं लूंगा और मुझसे यह कुकृत्य नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको सर्वसम्मति से रिजेक्ट किया। ये पंडित नेहरू का आग्रह और आदेश था जिसको तत्कालीन गृह मंत्री ने मानते हुए, एक तरह से आज्ञा पालन करते हुए संविधान सभा में इस धारा को पारित करवाया। यहां यह प्रश्न होता है कि ये जानते हुए भी कि ये धारा देश की संविधान में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा प्रभाव छोड़ेगी जो देश के लिए दूरगामी तौर पर बहुत गलत होगा, उसके बावजूद उन्होंने इसको करना स्वीकारा। वो किन मजबूरियों और किन दबावों के तहत था, इसके विषय में बहुत सी बातें सामने आती हैं। जो मजबूरी सामने आ रही है, जिस समय संघ में विलय होने की स्थिति थी,
तमाम देश के जो छोटी छोटी रियासतें या बड़ी रियासतें थी वो विलय हो रही थी। लगभग मैं समझता हूँ कि 552 के आसपास आसानी से रियासतें भारत के अंदर भारत संघ में विलय हो गई थी। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल और छोटा नागपुर, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग का जो वर्चस्व था अपने सीमांत क्षेत्रों में, जब पाकिस्तान को अलग किया गया तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर रियासत, इस पर भी दबाव था, ब्रिटिशर्स का भी और मुस्लिम लीग का भी। लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय में ऐसा क्या अधिक प्रभाव पड़ा पाकिस्तान का या मुस्लिम लीग का आंतरिक दृष्टि से, वहाँ के राजा पर ऐसा कौन सा प्रेशर था जो विलय करने में इतनी देरी हुई और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण हुआ? जम्मू कश्मीर एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। इस पर पाकिस्तान की नज़र थी और पाकिस्तान ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया था जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा के साथ। उसका उल्लंघन करते हुए पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की नाकेबंदी की, वहाँ पर जो ज़रूरी सामान आना था उसको रोका, नमक और मिट्टी का तेल तक रोका गया और उसके बाद वहाँ आक्रमण किया गया। ऐसी स्थिति में भारत की सेनाएं जम्मू कश्मीर के बचाव को नहीं गईं। एक अड़चन, तकनीकी अड़चन इस नाते कि हमने अभी तक जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं किया है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जोखिम था जो भारत ने उठाया और इसमें किसके निर्णय और किसका प्रभाव काम आया ये जानने की आवश्यकता है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका भी आग्रह इसमें बहुत हद तक था। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं तो उस आक्रमण को पूरी तरह निरस्त करने के बाद भी 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद भी संविधान सभा में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के लगभग समाप्त होने तक नवंबर 1949 में जब धारा 370 का प्रस्ताव आया तो ऐसा माना जाता है कि ये तब शेख अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रधानमंत्री थे, उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत, सलाह मशवरा और लेन देन के चलते ऐसा तय पाया गया कि भारत में उन्हें 370 जैसे एक विशिष्ट दर्जे को देने की आवश्यकता है। इसके बारे में उससे पहले कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिलता कि यह भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से, भारत की संविधान सभा की तरफ से इस विषय पर किसी भी तरह का सुशील जी, आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में जो 3 जून 1947 को जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा में स्पष्ट कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होगा। जितनी भी रियासतें हैं वो स्वतंत्र हैं, भारत के साथ विलय जाती हैं अथवा पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहती हैं अथवा स्वतंत्र रूप से अपना राज्य स्थापित करना चाहती, स्वायत्त और राज्य व्यवस्था अपनी स्थापित करना चाहती हैं। ये 3 बातें रखी गई थी। उनमें से जो सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई उस दौरान में, आपको ध्यान में होगा कि 20 अक्टूबर के आसपास जो आक्रमण पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर किया, उससे पहले की जो परिस्थिति बन रही थी उसको स्पष्ट कर पाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। जो रियासतें थीं उनके पास ऑप्शन था कि भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में चली जाएं। प्रैक्टिकली देखिए, वो इंडियन स्टेट्स थीं और सारी शब्दावली जब तक प्रयोग होती इंडियन स्टेट्स की होती है। इंडिया प्रैक्टिकली उस वक्त 4 उसके हिस्से, 4 नहीं कहना चाहिए, उसमें 4 अलग अलग प्रकार की प्रशासनिक प्रणालियां प्रचलित थी। एक ब्रिटिश इंडिया था, एक फ्रेंच इंडिया था, एक पुर्तगाल इंडिया था और एक इंडियन स्टेट्स थे। पुर्तगाल इंडिया पुर्तगालियों के अंडर था, ब्रिटिश इंडिया अंग्रेजों के अधीन था, फ्रेंच इंडिया फ्रांस वालों के अधीन था। जो डिवीजन करने का अधिकार इंग्लैंड सरकार के पास था, जो अनधिकारी था प्रैक्टिकली, तो वो केवल ब्रिटिश इंडिया का था। वो फ्रेंच इंडिया को टच नहीं कर सकते थे, पुर्तगाली इंडिया को टच नहीं कर सकते थे, इंडियन स्टेट्स को टच नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को तो 2 हिस्सों में बांट दिया। इंडियन स्टेट्स के साथ उनके कुछ संधियां थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया से जा रहे हैं, अब हमारी जितनी उनके साथ संधियां हैं वो सारी निरस्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी।
अब इंडिया, ब्रिटिश इंडिया जो था प्रैक्टिकली, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान डोमिनियन बन गया था। इसलिए रियासतों के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान डोमिनियन में वही रियासतें शामिल हो सकती थी जो पाकिस्तान डोमिनियन बना था, जो उसके अंदर थी, जो उसके एक प्रकार से भूगोल के अंदर आ गई थी। बाकी जो इंडियन स्टेट थी वो इंडिया का ही हिस्सा था। उनको केवल जो निर्णय करना था कि टोटल इंडिया के लिए जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप डेवलप हो रही है वो उसका हिस्सा बनना चाहती हैं या नहीं बनना चाहती। वो इंडिया में शामिल हो रही है, ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली गलत है। प्रैक्टिकली इतना ही था कि हिंदुस्तान की जो तमाम दूसरी रियासतें थीं जिनमें राजशाही प्रचलित थी, अब उनको ये निर्णय करना था कि वो राजशाही में रहेंगी या वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे देश के लिए बन रही उसका हिस्सा बनेगी। ज़्यादा रियासतों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने का निर्णय किया। उसमें भी जैसे आप सभी को ज्ञात है कि तीन चीज़ें जो थी, विदेशी संबंध थे और इस प्रकार के दो संबंध और थे, संचार संबंध थे और तीसरा हाँ, ये तीनों जो विषय थे, उन्होंने कहा ये तीनों विषय तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसके अंतर्गत आएंगे, बाकी इंडियन स्टेट्स जो रियासतें हैं वो अपना अपना करेंगी। लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि सभी जो विषय हैं इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आएंगे। जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में जो महाराजा थे वो इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रणाली को अडॉप्ट करना चाहते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, उनके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे बड़ी एक ही शर्त रखी हुई थी कि आपको इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनने की अनुमति तभी दी जाएगी यदि आप पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बना देते हो। अच्छा, महाराजा की समस्या और थी। 1946 में, दिसंबर 1946 में और जनवरी 1947 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिंगल मेंबर भी नहीं था। जो जीत कर आए थे लोग, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक सिंगल मेंबर नहीं था। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंगल मेंबर भी राज्य की विधानसभा में ना हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को महाराजा हरि सिंह प्रधानमंत्री कैसे बना सकते थे? इतिहास ने जिस तरीके से मोड़ लिया उस वक्त, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, हम शेख अब्दुल्ला की बात करें, पंडित नेहरू की बात करें, उस वक्त जो राजनीतिक निर्णय लिए गए, आज के परिप्रेक्ष्य जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। यहां हम डॉक्टर सुभाष कश्यप जी आपसे जानना चाहेंगे, इफ यू कुड पुट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव फॉर अस एट प्रेजेंट, व्हाट इज 370 आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन? As for your question in regard to 370, Article 370 as it exists in the Constitution today determines the relationship of the state of Jammu and Kashmir with the Union of India. And it is, according to the heading, it is a temporary provision. The particular part contains temporary special provisions. In the case of some other states, they are special provisions, but in case of Jammu and Kashmir, Article 370 specifically calls it a temporary provision. Then why has it taken more than 6 decades for the country to have a review at it? It is because it was not for me or for Sushil Pandit or for other participants or for you to amend it. It was for the government. It was a question of political will and political strength to do it. Obviously, the rulers from time to time, they in their wisdom decided to continue it. Why they continued it? There may be national, international issues, questions of politics, questions of security, questions of foreign policy. We are not discussing that, but the present position is that 370 is very much there. So far as the Constitution goes, under Article 368, you can amend any article of the Constitution which includes Article 370. So, if the policy and political factors are in favor of repealing Article 370, it can be repealed, but it is basically more of a political question. It is a policy matter. So far as the law and constitution are concerned, there is I do not see any difficulty in doing it. So, but constitutionally it is possible to get rid of Article 370, but what you are saying is
politically we don't find that kind of a willingness on part of the political leaders and the parties to pursue in this direction. जितेंद्र जी, आप क्या कहते हैं इस मामले में? हम एक भारत की ही बात कर रहे हैं. Excuse me, it is not only a question of willingness. The question is there are so many factors that go into it. National, international, foreign policy issues, domestic policy issues, all that has to be considered by the government. And so in their wisdom, they have not decided to do it. Various governments last 70 years they have decided not to do it. जितेंद्र जी, हम एक भारत की ही बात कर रहे हैं. एक ही भारत की बात करते हुए हम ये बात मान रहे हैं और ये कोशिश भी की जा रही है कि इसको भी सही ढंग से समझा जाए कि हम जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाकर उसको बाकी राज्यों की ही तरह ट्रीट क्यों नहीं कर सकते. आप राजनीति के अच्छे ज्ञाता हैं, आप हमें बताने की कोशिश करेंगे कि आज ये मुद्दा जब खड़ा हुआ है तो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटेल के सपने को साकार करने के लिए इस पर गौर करना भी तो जरूरी है. मुझे लगता है कि बहुत सारे भ्रम छट जाएंगे. अभी जैसे सुभाष कश्यप जी ने कहा कि आज का विषय, अगर हम उन मुद्दों को सरदार पटेल की दृष्टि से देखेंगे, उस दृढ़ता की अपेक्षा जो इस देश को थी, उस दृढ़ता को ना दिखाने की वजह से दिक्कतें कितनी बड़ी, उस दृष्टि से सोचेंगे, वो मुद्दे आज कहां जाकर खड़े हो गए हैं और तब उनके बारे में सरदार पटेल की क्या राय थी, अगर इसके बारे में सोचेंगे तो. परंतु विडंबना ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर राजनीति की बहुत गुंजाइश निकाल ली जाती है, या किसी को परिवारवाद को एक खास छाया में रखना है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए. तो मगर सरदार पटेल इन सबसे अलग थे. आप सोचिए कि क्या होता अगर सरदार पटेल कुछ समय और होते, क्या होता अगर वो प्रधानमंत्री होते, क्या होता कि तिब्बत को लेकर उन्होंने जो चिंता दिखाई थी, अगर उस पर काम किया जाता. तो ये जो बहुत सारे क्या हैं, इनका उत्तर के लिए हम सैंपल कहां से लेंगे? सबसे बड़ी बात है कि 24 कैरेट प्योर अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये खुद सरदार पटेल की कलम से आपको मिलता है. जो चिट्ठियां सरदार पटेल ने नेहरू जी को लिखी, मृत्यु से 1 महीना पहले तक लिखी, उन चिट्ठियों में ये सारी चिंताएं हैं. और जब हम उनको देखते हैं तो आप ये सोचिए कि हम आज मसूद अजहर के लिए सुरक्षा परिषद में बार बार कोशिश करते हैं और अपनी फजीहत करा के लौटते हैं, और एनएसजी में चीन अड़ंगा अड़ाता है. जॉन एफ कैनेडी ने जब 1956 में ये प्रस्ताव भारत को दिया था, तो उस समय पर नेहरू जी कहीं ना कहीं उसकी गंभीरता नहीं समझ पाए और ये कहा कि ये तो ऑफर चीन के लिए ये वाली सीट होनी चाहिए. परंतु यहां पर देखना चाहिए कि सरदार इस समस्या को कैसे देख रहे थे. उन्होंने जिस समय चीन तिब्बत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, चीनी नेतृत्व, भारतीय राजदूत और देश के प्रधानमंत्री, इनके पत्राचार को बड़ी बारीकी से पढ़ा है. और फिर वो लिखते हैं कि इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि चीन बोल कुछ रहा है और करने कुछ और जा रहा है, और तिब्बत के मामले में उसकी नीयत साफ नहीं है. इससे एक बड़ा खतरा हमारे सामने आएगा कि उत्तर जो सबसे आज तक सुरक्षित रहा है भारत का, आप देखिए आपका पड़ोसी बदल जाएगा. सरदार पटेल तिब्बत को चीन द्वारा निगल जाने की बात तब देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इससे खतरा बढ़ जाएगा, हिमालय की ढालों पर आपके लिए खतरा अलग तरीके का होगा. कह किससे ने? नेहरू जी से बात कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बड़े सवालों के जब उत्तर तलाशें तो सैंपल्स वहां से लेने चाहिए, संदर्भ गड़बड़ ना हो, किसी को राजनीति करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए. जब हम इन मुद्दों को इस नजर से देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में एक बड़ी प्रखर दूरंदेशी दृष्टि थी. अगर उसको उतनी ही गंभीरता से लिया जाता तो आज स्थिति कुछ और हो सकती थी. अभी जैसे कश्मीर की बात थी, कश्मीर में हम अपनी सेनाएं कब भेजेंगे? कि जब तक शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाएगा नेहरू जी की इच्छा के अनुसार, तब तक नहीं भेजेंगे. मगर सरदार पटेल ऐसा नहीं सोचते थे. सरदार पटेल ने जब निजाम के 17,000 सैनिक तैयार थे, 2 लाख रजाकार तैयार थे, और हैदराबाद में एक दिन नेहरू जी को अचानक सूचना मिलती है कि भारतीय सेनाओं ने धावा बोल दिया है और निजाम की सेनाएं खदेड़ी जा रही हैं. पर सरदार पटेल को फोन किया जाता है, वहां से फोन उठता है कि सरदार की तबीयत अभी ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे. वो तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे, और इस बाद में बात करेंगे में आपका हैदराबाद बच जाता है, उसकी जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति नहीं होती. ये एक त्वरा होती है,
एक दृढ़ प्रतिज्ञा होती है और एक स्टैंड होता है जो देश के लिए लिया जाता है, राजनीतिक दृष्टि से नहीं लिया जाता और है। यही माना जाता है कि अगर उस वक्त कश्मीर भी दे दिया होता, मुझे लगता है यही चीजें हैं जो उन्हें लौह तो पुरुष बनाती हैं। जी और बिल्कुल, फौलादी इरादे हैं, उसके लिए काम करने के लिए दृष्टि भी है और उतनी स्पष्टता भी है। हितेश जी, जो हैदराबाद का विषय है उसमें लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि 15 सितंबर तिथि तय की थी कि 15 सितंबर को सेना जाएगी, लेकिन वहाँ के जो ब्रिटिश सेनापति थे मूर, उन्होंने एक जीप तैयार की थी जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। यहाँ से जो सेना जाएंगी, जो नदी को पुलों को पार करेंगी, उसको उड़ाने का था। लेकिन आप यहाँ देखिए कि इनकी दूरदृष्टि, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि कितनी थी और दृढ़ता कितनी थी। उन्होंने 15 का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 13 सितंबर को ही अपनी सेना को वहाँ भेजा और उसको हैदराबाद में जो कुछ घटित होने वाला था उसको रोक दिया उन्होंने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी एक दृढ़ता और दूरदृष्टिता थी। इसी प्रकार की जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर भी है। वो मैं जानना चाहूँगा कि जिस समय महाराजा हरि सिंह बड़े असमंजस में थे, जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव और शेख अब्दुल्ला का प्रभाव, उधर लॉर्ड माउंटबेटन का बराबर प्रभाव, उस असमंजस की स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी को वहां विशेष विमान से भेजा है। उस घटना को बहुत अच्छी तरह से अग्निहोत्री जी बता सकते हैं, उसका उल्लेख जरूर होना चाहिए कि उसके कारण से कितना बदल आया है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इस मामले में पटेल बड़े स्पष्ट वक्ता भी थे और दूरदृष्टि तो खैर उनकी थी। जिस वक्त नेहरू जी इस बात अड़े हुए थे कि जम्मू कश्मीर का जो भारतीय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप में दाखिला तभी होगा जब शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनेंगे, पटेल जानते थे कि नेहरू इस पर अड़े हुए हैं। पटेल ने जुलाई के आसपास एक चिट्ठी शेख अब्दुल्ला को लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि सारी कांग्रेस आपके खिलाफ है, कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो आपके पक्ष में हैं। वो प्रैक्टिकली उनको आश्वासन देना चाहते थे कि आप केवल नेहरू से डरने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं। नेहरू ने उसके बाद सितंबर में चिट्ठी लिखी हुई सरदार पटेल को कि आप महाराजा हरि सिंह के पास जा रहे हैं, उनसे बात कीजिए कि शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़ें और उनको सत्ता दें। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो लगता है कि महाराजा हरि सिंह असमंजस में थे, ही वॉज 100% क्लियर कि इंडिया का ही जम्मू कश्मीर हिस्सा है। इंडिया में शामिल होना अलग बात है, जम्मू कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। ये बात तो भाई उन्होंने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा भारत हमारी मातृभूमि है, हम उसके पुत्र हैं। दूसरी देखिए एक बात, महाराजा हरि सिंह ने 2-3 जगह कहा हुआ है कि यदि मुझ पर बहुत ही प्रेशर पड़ा कि पाकिस्तान में शामिल होना है और पठानकोट पाकिस्तान में चला जाएगा, रास्ता नहीं बचेगा, तो मैं किश्तवाड़ से और चंबा से जो हिमाचल का रास्ता है उधर से हिंदुस्तान से मैं जुड़ता हूँ, तब भी मैं हिंदुस्तान में ही शामिल होऊंगा। महाराजा हरि सिंह असमंजस से नहीं थे। उनके सामने सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ये थी कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया जाए या ना जाए, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। सरदार लोगों की राजनीतिक आकांक्षा, गुरुजी ने देखिए पटेल जी ने गुरुजी को भेजा और गुरुजी ने उनसे बात की और उन्होंने गुरुजी से भी जिसका विवरण मिलता है यही कहा कि मैं तो तैयार हूं। गुरुजी ने राधर उनको एक बात और कही, उन्होंने कहा आप इसको आत्मसम्मान का प्रश्न मत बनाइए और यदि थोड़ा झुककर भी ये सारी बात माननी पड़े। और आप देखिए डॉक्टर अग्निहोत्री, यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास की बात हमने जैसे की, लेकिन आज हमें वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। ये बात हम मानते हैं कि उस वक्त के राजनीतिक आकाओं की, राजनीतिक आकांक्षाओं की वजह से आज की मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हुई हैं, जिनसे हमें सबक लेना बहुत जरूरी है। हम जब कश्यप जी आपसे अनुमति लेकर, सरदार पटेल ने हरि सिंह को लिखा हुआ है कि राजशाही खत्म होने वाली है, आप पब्लिक में घूमना शुरू कर दीजिए, लोकतंत्र आने वाला है। महाराजा हरि सिंह ने पब्लिक में जाना शुरू किया और शेख अब्दुल्ला ने तुरंत स्टैंड लिया कि महाराजा हरि सिंह को निकाला जाए जब तक ये जहां रहेंगे। सरदार पटेल कितनी दूर की सोचते थे कि महाराजा हरि सिंह पब्लिक में जाना शुरू करेंगे तो डिसाइड हो जाएगा पब्लिक किसके साथ है। इसमें एक तथ्य और भी है, यदि आप अनुमति दें, क्योंकि यहाँ राजाओं को, नवाबों को तय करना था कि वो कहाँ एक्सीड करेंगे और भारत के लिए हैदराबाद में, जूनागढ़ में चुनौती बनी हुई थी। सरदार पटेल जी का ये आग्रह महाराजा हरि सिंह के साथ था कि वो तब तक न फैसला करें जब तक जूनागढ़ और हैदराबाद में वो कोई ऐसी स्थिति ना कर लें जो कि भारत के पक्ष में पुष्ट होती हो, क्योंकि कश्मीर
पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ था, उसके सारे रास्ते पाकिस्तान से होकर के गुजरते थे और भारत के लिए चुनौती बना हुआ था हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल। तो जब पटेल चाहते थे कि ऐसा कोई प्रेसिपिटेट एक्शन महाराजा न लें जिसके कारण वहां पर स्थिति बिगड़े, और वहां उन्होंने हैदराबाद में निजाम को मना लिया, बाद में वो राज प्रमुख बने और जूनागढ़ की स्थिति से वो निपट लिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कश्मीर के मामले में। ठीक है, जो हुआ, जो गलती रह गई, ठीक है, लेकिन 70 साल के ज़माने में अगर हमने कश्मीर के साथ भी वही किया होता जो बाकी मुल्क में किया है, ख़ास तौर से डेवलपमेंटल का जो काम था, भाई वहाँ पर कारखाने लगाए होते हमने, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आई होती, जैसे आईटी का जो दौर है, आईटी की हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ कायम किया होता, सालों तक वहाँ रेल नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का, तो अगर हमने वो कर दिया होता तब भी ये मसला काफ़ी काबू पा चुका होता। अब मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल काम जो हैं वो हम कश्मीर में करें, तो 1 मिनट में ये सारा मसला हल हो जाएगा। एक मेरी राय ये भी है कि जो कश्मीरी नौजवान है, इसलिए कि जितना पढ़ा लिखा मजमा कश्मीर में मुसलमानों में हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो कश्मीरी नौजवानों को हम मुल्क के अंदर जितनी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है या भाई अडानी है या और बड़े स्टील प्लांट हैं, पावर प्लांट हैं, उनके अंदर हम कम से कम 200-500 नौजवानों को अगर तकसीम कर दें अच्छे जॉब्स पर, वो हिंदुस्तान के अंदर फैल जाएंगे, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी। दूसरा, वहाँ की पुलिस है, सीआरपीएफ है, भाई 5-7 हज़ार कश्मीरी नौजवानों को हम लगा दें तो ये सारा मसला 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, मैं आज एक बात कहना चाहूँगा आर्मी को लेकर। आर्मी का भी रोल, कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ भी है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उनकी पॉजिटिव पहलू नहीं आई है सामने। मसलन पिछले साल या उससे पहले जो आर्मी, जो वहाँ पर जो फ्लड्स आए थे, उसमें जो काम आर्मी ने किया है वो बहुत ज़बरदस्त है, लोग आज तक याद करते हैं। उसके अलावा आर्मी जो है स्कूलें चलाती हैं, मेरे हिसाब से मैंने कुछ तहकीक की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 900 से ज़्यादा स्कूलें आर्मी के लोग चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काम हो, डेवलपमेंटल भी हो, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा हो, एक तरफ आर्मी जो है वो थोड़ी सी अपनी नरमी दिखाए, और ये जो स्कूल चलाती है लोगों के साथ का एक इंटरेक्शन उनका जो बढ़ जाए, तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर का एक और बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अपने आप में हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या समझता है, वो अपने आप, अगर हमने ये पहलुओं को ध्यान रख लिया तो अपने आप, जिसको कहते हैं एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। आपको क्या लगता है कि जब हम ये बात करते हैं और मुस्लिम लॉ बोर्ड जैसे संस्थाएं सामने आकर इनका विरोध करती हैं, तो इसको इस चश्मे से देखना क्या सही होगा? देखिए, मुझे लगता है ये जो मुस्लिम लॉ बोर्ड या दूसरी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, ये वास्तव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं या नहीं करती है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, ये जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, भाई पर्सनल लॉ में शादी विवाह का प्रश्न, कितनी शादियां करनी है, 1 करनी है या 10 करनी है या 15 करनी है, मान लीजिए कि इतिहास में किसी एक स्टेज पर कुछ इस पर तय भी है, तो विकास की प्रक्रिया में आप जड़ता तो नहीं ला सकते कि आज से 1000 साल पहले यदि ऐसा था तो 2016 में भी वैसे होगा। जो जीवंत समाज हैं उनमें जो बहस चलती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं, और मुझे लगता है भारत के संविधान के, जहाँ तक संविधान का ताल्लुक है, उसमें कोई इस इशू को लेकर विरोधाभास नहीं है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग, चाहे आप उसको कोई संस्था का नाम दे दीजिए, कुछ दीजिए, कुछ गिने चुने लोग अपने राजनीतिक कारणों से की या मजहबी कारणों से भी कह सकते हैं, या अपने निहित स्वार्थों से कह सकते हैं, इस इशू पर लोगों को भड़काते हैं। बहुत अच्छी मैं समझता हूँ जो शुरुआत हुई है कि इस प्रश्न को जनता में ले जाया जा रहा है। मैं तो एक और कहता हूँ, तलाक का जहाँ तक प्रश्न है, जब कोई पुरुष औरत को तलाक देता है 3-3 बार कहकर, उसी औरत से पूछ लिया जाए कि तुम पर कौन सा कानून लागू किया जाए। पिछले कुछ दिनों से ये ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में जो आर्बिट्री जो हो रही है, उस पर एक काफ़ी बहस चल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग क्या कहते हैं, कौन सा बोर्ड क्या कहता है, कोई उलमा क्या कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ जो कुरान कहता है। कुरान में 2 चैप्टर हैं बहुत ही नुमाया। एक है तलाक, उसका नाम है सूरह तलाक, जो चैप्टर है तलाक के बारे में उसमें जिक्र है, और एक है सूरह निसा, यानी चैप्टर औरतों पर है, ऑन लेडीज़। वो क्या कहता है? सूरह तलाक में बहुत क्लियर है कि अगर हस्बैंड वाइफ में अगर डिस्कॉर्ड हो, अनबन होता है,
तो भाई पहले वो जो है अपना बेड सेपरेट कर लें, एक स्पेस दे दें अपने आप को, ताकि एक सोचने का मौका मिले। अगर वो भी नहीं होता तो जो फैमिली है उसके बड़े बीच में आए, दोनों तरफ के, और दोनों को समझाएं, और एक रिकन्सिलिएशन का या एक आर्बिट्रेशन का एक प्रोसेस हो दोनों को समझाने का। अगर वो भी नहीं होता, उससे भी दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो फिर एक तलाक दे, जो रिकन्सिलिएशन होता है, जिसमें कि भाई ठीक है थोड़ा सेपरेट हो जाएं कुछ दिनों के लिए, लेकिन लगता है नहीं हम रह सकते हैं, तो एक मौका मिल जाए। अगर ये करने के बाद भी नहीं होता तो आप दूसरी तलाक दो। अगर ये भी नहीं होता और लगता है कि नहीं अब तो जो है ये दोनों रह ही नहीं सकते, तो फिर आखिरी तलाक हो। उसका मतलब ये होता है कि तलाक जो है वो एक प्रोसेस है। मतलब ये है कि जो एक सिटिंग के अंदर जो तलाक दी जाती है, एक सिटिंग में, लोग आजकल व्हाट्सएप पे तलाक दे देते हैं, कुछ लोग जो है एसएमएस पे दे देते हैं, कुछ लोग एक ख़त के अंदर लिख के भेज देते हैं, या कुछ लोग फ़ोन पे कर देते हैं। ये तलाक का तरीक़ा जो है ये कुरान के ख़िलाफ़ है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ यहाँ, कि जो सेकंड खलीफा हैं हज़रत उमर, उनके ज़माने में ये इस किस्म की तलाक जो है रैम्पेंट हो चुकी थी, लोग देते थे। तो आपने उसको डेटरेंट के तौर पर यह किया कि अगर कोई शख्स इस तरह से तलाक दे देगा तो उसको 100 कोड़े मारे जाते थे। तो हम तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि अगर कोई मुसलमान इस तरह की तलाक दे देता है तो एक डिटरेंट के तौर पर कम से कम 3 साल की या तो सज़ा हो या उसके ऊपर कोई पेनल्टी हो। तो अगर ये होगा तो ये अपने आप में ये रुक जाएगा। हम ये सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने भारत को एक करने के लिए, 563 रियासतों को एक करने के लिए जिस तरीके की इच्छा शक्ति दिखाई, वो आज के दौर में क्यों महत्वपूर्ण है? आज के दौर में वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक भारत तो हमें मिला, लेकिन उस वक्त की गलतियों की वजह से जो नासूर हमारे सामने मौजूद है वो उस वक्त की गलतियों की वजह से ही, जिनसे आज हमें सबक लेना जरूरी है। खुद सरदार पटेल कहा करते थे कि आप अपने आप को भारतीय नागरिक समझिए, वर्ग धर्म सबको दरकिनार करके, और अपनी जिम्मेदारी भी समझिए क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आज के संदर्भ में जब हम ये कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो इसके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं वो इन अलग अलग कानूनों की वजह से भी आ रही हैं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर भी खुलकर, खुली मानसिकता के साथ बात करनी जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि सरदार पटेल की इस जयंती पर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि उनका एक भारत का सपना हम साकार कर सकें। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अपने सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं और आप सबसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।